सीएम धामी ने भद्रराज मंदिर पहुंचकर की प्रदेश की सुख एवं समृद्धि की कामना। कहा, मेले हमारी धरोहर, संस्कृति को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी। चंपावत उपचुनाव के लिए जिलाधिकारी ने करवाया ईवीएम रेंडमाइजेशन। सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। कारबेड नेशनल पार्क कालागढ़ में जन्मे हाथी के बच्चे का नामांकन। पार्क प्रशासन ने पूरे विधि विधान से किया नामांकन। बच्चे का नाम रखा खुशी। काशीपुर में मामूली कहासुनी पर चली गोली। मामूली बात को लेकर दबंग ने चलाई गोलियां, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंगलौर बस अड्डे की बदहाली से यात्री परेशान। बस अड्डे पर नहीं किसी तरह के कोई इंतजाम, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। और विश्व प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा की अस्थियां गंगा में विसर्जित। ब्रह्मकुंड पर पूरे विधि विधान से विसर्जित की गई अस्थियां। बेटे राहुल शर्मा ने की अस्थियां प्रवाहित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। जनता की समस्याओं को देख उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब उत्तराखंड शासन के अधिकारी हर सोमवार को जनता की समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण करेंगे। वहीं ये भी निर्णय लिया गया है कि अब शासन में सोमवार को कोई मीटिंग नहीं होगी, बल्कि जनता दरबार लगाया जाएगा और जो भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर आएगा उसका अधिकारी तय समय के भीतर ही निस्तारण करेंगे। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुछ दिन पहले शासन के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। बैठक में अधिकारियों के साथ चर्चा कर ये फैसला लिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता अपनी समस्याओं के लिए पत्र देती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में ये निर्णय लिया गया है। दिनों हमारे सभी सचिव, उनके साथ सबके साथ हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें हमने कहा है कि एक दिन सचिवालय में हम 9 मीटिंग दें। सोमवार को डिसाइड हो गया कोई मीटिंग नहीं होगी, केवल लोगों से मिलेंगे, आम जनता से मिलेंगे, सामान्य जनता के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं पर सुनेंगे, चर्चा करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भद्रराज देवता के मंदिर में पूजा कर प्रदेश की सुख एवं समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भद्रराज मंदिर में आयोजित मेले में भी प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि भद्रराज मेले के लिए राजकीय मेले की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। दुधली डिगोली मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृति की जाएगी। भद्रराज मंदिर में पेयजल और विद्युत की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के विभिन्न मांगों का परीक्षण कर उचित समाधान किया जाएगा। पहले मेले मिलन के केंद्र पर होते थे, आज ज्ञान और विज्ञान की प्रगति से हर सुविधा आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमें अपनी पुरानी संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना है। भवन यहाँ पर बना है और निश्चित रूप से जो हमारी अच्छी पुलिसिंग है, स्मार्ट पुलिसिंग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उन सभी को लेकर हमारे उत्तराखंड की पुलिस आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। आगे ऐसे और भी अन्य भवन हैं, हमारे अन्य थाने हैं, चौकियाँ हैं, वो सभी अच्छे हों
ठीक प्रकार के हों, स्वच्छ हों, सब में अच्छी व्यवस्थाएं हों, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। मैन पावर बढ़े, उसके लिए अभी 1700 पुलिस के जवानों की भर्ती प्रक्रिया हमारी चल रही है और आगे चलकर इसको और बढ़ाएंगे। IRB की 2 बटालियन अभी काम कर रही है, एक देहरादून में और रामनगर में। इसका विस्तार करने की भी हमारी योजना है। निकट भविष्य में हम गैरसैंण में इसको 3री बटालियन के रूप में भी जो है स्थापित करने की ओर सोच रहे हैं। और अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां अवैध मिट्टी खनन में खटीमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने देर रात घेराबंदी कर अवैध खनन में लिप्त 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है। पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस ने सीज कर दिया। आपको बता दें कि खटीमा पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद भी क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और पुलिस द्वारा लगातार अवैध मिट्टी खनन कारोबारियों पर लगाम लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध मिट्टी खनन कारोबारी प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर बेखौफ अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। रात के अंधेरे का भी फायदा उठाकर खटीमा में अवैध खनन कारोबारियों का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध खनन की सूचना मिलने पर पुलिस जो है मौके पर गई, तो वहाँ से एक वाहन बरामद हुआ है जिसमें अवैध खनन सामग्री थी और वो ओवरलोड भी था। तो उसमें कार्रवाई कर दी गई है और उसको सीज कर दिया गया है और खनन की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। लक्सर के मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव से एक महीना पहले अपने मायके गई महिला अब तक ससुराल वापस नहीं लौटी है, जिससे परेशान उसका पति और 2 बच्चे 4 दिन से कोतवाली के चक्कर काट रहे हैं। महिला के पति भूषण का कहना है कि वह अपने बच्चों को लेकर 4 दिन से कोतवाली के चक्कर काट रहा है, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं उसने अपने ससुराल वालों पर अपनी पत्नी को बेचने का आरोप भी लगाया है। 7 दिन गई थी, जो 1 महीने से अब तक वो लौट नहीं पाई। और उसकी खबर मुझे किसी ने दी कि मेरे सास ससुर साले मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, जिससे मैं 4 दिन से अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ। कोतवाली का चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा। मेरी पत्नी उन लोगों ने गायब कर दिया, कहीं बेच डाली। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 4 दिन हो गए सर। सितारगंज नगर पालिका ने शहर भर के व्यापारियों की दुकानों के आगे कूड़ेदान रखवाए हैं। व्यापारियों का कहना है कि कूड़ेदान रखने के साथ ही उनसे 50 रुपए की पर्ची काटी गई और कूड़ेदान उपभोक्ता शुल्क के नाम पर उनसे हर महीने 50 रुपए वसूले जाएंगे। ऐसा किए जाने से व्यापारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि कूड़ेदान की कीमत 100 रुपए है, उसी कूड़ेदान का हर महीने 50 रुपए क्यों दे। व्यापारी मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि व्यापारियों से ये वसूली सरासर गलत है। रखे गए 50 रुपये स्वीट काटी गई है, 100 रुपये इसलिए है, 100 रुपये डस्टबिन के हैं। नगरपालिका द्वारा 50 रुपये हर महीने वसूले जा रहे हैं, जिसका हम व्यापारी विरोध करते हैं। डस्टबिन के यूजर चार्जेस के नाम पे नगरपालिका के द्वारा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। 50 रुपये उनसे उगाही की जा रही है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इस संबंध में हमारी नगरपालिका के साथ बैठक भी हुई थी, जिसमें नगरपालिका के 8-9 सभासद थे, नगरपालिका की ईओ मैडम भी थी। हमारी बातचीत थी, लेकिन बातचीत कहीं सफल नहीं हो पाई शुल्क को लेकर के। और मैं चाहता हूं कि मतलब नगरपालिका से जब दूसरी हमारी मुलाकात होगी, जब बातचीत होगी बैठ करके, तो शायद इसको सफलता मिलेगी। और हमारी जो बात हुई है यूजर चार्जेस को लेकर के, रेट को कम करने के लिए लेकर हुई है, लेकिन उसमें हमारी बातें विफल हुई हैं। अगली बैठक में मैं शुभकामना देता हूँ मैडम को भी कि हमारी बात सफल हो जाए। यूजर चार्जेस के नाम पे जो हमारे व्यापारी भाइयों को, हमारी नगर की जनता को ठगा जा रहा है, इस ठगाई के खिलाफ व्यापार मंडल अपना कार्य बिल्कुल जारी रखेगा। अगर ये नगरपालिका अपनी मनमानी करेगा तो व्यापार मंडल इसमें आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होगा। काशीपुर के IIM में 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बोर्ड सदस्य संजीव सान्याल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 374 छात्र छात्राओं को उपाधि मिली। इस मौके पर आर्थिक सलाहकार सान्याल ने देश में बढ़ती महंगाई और लॉकडाउन पर बात की है और कहा कि देश धीरे धीरे नुकसान से उबर रहा है। इसके लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है।
ज़रूर सरकार उस पर ध्यान दे रही है। आप तो जानते ही हैं कि इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच में जो महायुद्ध चल रहा है, उसके वजह से दुनिया में तेल का दाम काफ़ी बढ़ चुका है। साथ साथ एक महंगाई दर में जो दुनिया भर में इस वक्त हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, और जैसे मैंने अभी कहा, उसको भी फ्लेक्सिबल तरीके से हमको देखना पड़ेगा। रिज़र्व बैंक ने एक रेट इंक्रीज़ का साइकिल शुरू कर दिया है। दुनिया भर में ये रेट इंक्रीज़ का साइकिल हो रहा है, तो उसमें से जो टाइटनिंग आएगा हमको वो करना पड़ेगा। लाचार हो या ना हो, ये टाइटनिंग हम उस मतलब जिस हिसाब से हमको महंगाई दिखेगी उसी हिसाब से करेंगे। चारधाम यात्रा में यात्रियों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक ने यात्रियों की सुविधा के लिए इसके आदेश दिए थे और एसडीआरएफ की मदद से श्रद्धालुओं का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। टिहरी पुलिस ने व्यासी और भद्रकाली चौकी में 12 मई से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। इससे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न होने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मेन पॉइंट थाना मुनीक देती है, जिसमें 2 रास्ते जाते हैं। एक बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ के लिए जाते हैं, जिसमें ऑफलाइन की व्यवस्था पुलिस व शासन के द्वारा तपोवन क्षेत्र में की जा रही है, एवं श्री गंगोत्री जमुनोत्री जाने वाले वाहनों की चेकिंग व ऑफलाइन की व्यवस्था भद्रकाली के पास की जा रही है, जिससे यात्रियों को असुविधा न हो और उतने ही यात्री जाएं इन 4 धामों में जितने वहां कैपेसिटी है। और अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां सीमांत गांव सिसैया, बंधा, बलुआ, खैरानी, बगुलिया, छाऊ परसा आदि में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा मुनादी की कार्रवाई से ग्रामीणों में खलबली मची है। सिंचाई विभाग की टीम को आक्रोशित ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण डैम खाली न करने की जिद पर अड़े हैं। ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि शारदा सागर डैम के तट पर लगभग 70 वर्षों से बसे ग्रामीणों को नोटिस जारी कर 14 अप्रैल तक डैम खाली करने हेतु निर्देश दिया गया था, जिसका ग्रामीणों पर कोई असर नहीं पड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आश्वासन दिया था कि किसी को भी हटाया नहीं जाएगा, जिस पर ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल था। लेकिन दूसरी तरफ अब सहायक अभियंता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की टीम ने गांव में पहुंचकर मुनादी की कराई गई और डैम को अतिशीघ्र खाली करने के निर्देश दिए। साथ ही बताया गया कि यदि अतिशीघ्र डैम खाली नहीं किया गया तो डैम खाली कराने में क्षतिपूर्ति के जिम्मेदार ग्रामीण खुद होंगे। सहायक अभियंता सिंचाई विभाग राजकुमार ने बताया कि डैम के अतिक्रमणकारियों को पहले से ही डैम खाली करने का नोटिस दिया गया था। 14 मई को अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन डैम खाली नहीं किया गया, इसीलिए मुनादी कराई जा रही है। हुए हैं, जबकि हमारी 2 पीढ़ियां गुजर गईं और हम लोगों को सन 2020 में एक अल्टीमेटम दिया गया था, मतलब सूचना के माध्यम से कि आप लोगों को हटाया जाएगा। जबकि इस पे हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आश्वासन मिला कि आप लोग उजाड़े नहीं जाएंगे, आप लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने आश्वासन भी दिया और हम लोग इस आश्वासन पर रहे और पुराने समय से भी नेतागण लोग ये आश्वासन देते आए हैं कि आप लोगों को कभी नहीं उजाड़ा जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हम लोगों को ताड़ित किया जा रहा है और उजाड़ने का प्रावधान बना करके और कार्रवाई की जा रही है। 70 साल से सब चीज सुविधा हमें मिल गया, जाति स्थायी भी हमारा बना है और अब यहाँ हमें उजाड़ने के लिए आज प्रशासन आके अनाउंसमेंट कर रही है उजाड़ने के लिए। तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाने वाले नहीं हैं यहाँ से। और कहने का मतलब सर कि यहाँ उत्तराखंड और यूपी का बंटवारा भी नहीं हुआ है और यूपी वाले लोग आके आज हमें उजाड़ने का आश्वासन दे रहे हैं। और कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी हमारे आए थे और वो हमें आश्वासन करके गए हैं कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ है वहीं रहेगा, आप लोग परेशान मत होइए। और आज 4-5 दिन के बाद ये हमारे संग हो रहा है, तो इसका क्या रीजन है हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। और हम
छोड़ने वाले नहीं है, यहाँ से हम कहीं जाने वाले नहीं। भले हम मर जाएंगे लेकिन हम जाएंगे कहीं नहीं। कुछ लोगों ने टिकट मट करा हुआ है और 2020 में भी हमारे द्वारा नोटिस दिए गए थे, उस समय मनादी भी कराई गई थी, लेकिन कोरोना पीरियड होने के कारण उस समय खाली नहीं कराया जा सका। और खाली कराने हेतु जो पहले नोटिस दिए गए हैं, जिसमें 10 अप्रैल का समय दिया गया था खाली करने के लिए, लेकिन खाली नहीं किया गया, इसलिए मनादी कराया जा रहा है और जो भी आगे कार्रवाई होगी उससे अवगत। कावड़ मेले को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी निर्देश दिए। अधिकारियों से कावड़ पटरी और कावड़ यात्रा की सड़कों का निरीक्षण कर 1 सप्ताह के अंदर सर्वे रिपोर्ट मांगी है। पार्किंग के पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही जेसीबी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। पेयजल विभाग के अधिकारियों से नारसन बॉर्डर से हरिद्वार और भगवानपुर से हरिद्वार तक 500 मीटर की दूरी पर पानी की व्यवस्था करने को कहा गया। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 26 जुलाई के बीच में जो हमारी कांवड़ यात्रा होनी है, और हम लोग जिस तरह का इस बार अनुमान लगा रहे हैं कि चूंकि पिछले 2 साल कोविड के कारण यात्राएं नहीं हो पाई थी, इस बार काफ़ी लोगों में उत्साह है। और जिस तरह से 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हम लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर कांवड़ यात्रा में बड़ी भारी संख्या में लोग आएंगे। तो जिला प्रशासन ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है, ताकि हमारे कांवड़ियों को, हमारे जो धार्मिक श्रद्धालु हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। आज एक कोऑर्डिनेशन बैठक पहली बुलाई गई थी। इसमें पुलिस विभाग और सभी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो विद्युत विभाग हो, पेयजल का हो, नगर निगम के कर्मचारी हों, PWD, इरिगेशन, सभी की एक मीटिंग की गई और काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। और सभी विभाग के विभागाध्यक्षों को कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो हमारे कांवड़ रूट हैं उनका सब खुद ही व्यक्तिगत रूप से जाकर भ्रमण कर लें। समय पर हम लोगों ने बैठकें शुरू कर दी हैं और पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कांवड़ यात्रा काफ़ी बेहतर है। पौड़ी के कालागढ़ में हाथीशाला में बीती 23 अप्रैल को हथिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जो पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं 22 दिन बाद कार्बेट प्रबंधन ने पूरी विधि विधान से उसका नामांकन किया। कार्बेट नेशनल पार्क कालागढ़ में 3 सप्ताह पहले जन्मे हाथी के बच्चे का नामांकन किया गया। बता दें कि गंगा हथिनी का जन्म ये दूसरा बच्चा है। इस बच्चे का नाम खुशी रखा गया है। कार्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि सभी जानवरों में हथिनी का गर्भकाल सबसे अधिक होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। कर्नाटक से जो हाथी आए थे उसमें से ये एक बच्ची का जन्म हुआ है 23 अप्रैल को, और ये लगभग 88 किलो की पैदा हुई थी और अब ये 22 दिन की होगी। आज इसका नामांकन किया गया। अब ये 98 kg इसका वजन है और स्वस्थ है ये आराम से। नाम इसका जो है स्टाफ ने पैदा होने की इसकी बड़ी खुशी मनाई थी, तो स्टाफ ने खुशी ही इसका नाम रख दिया कि इस क्षेत्र के लिए खुशी लेके आई है ये। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां सुरई वन रेंज में एक बाघ ने 92 वर्षीय व्यक्ति पर घातक हमला कर दिया। बाघ ने शव को बुरी तरह से नोचते हुए देर शाम तक शव के साथ ही देखा गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। वन विभाग ने ग्रामीणों की मदद से शोर शराबा और मशाल जलाकर बाघ को भगाया, जिसके बाद शव पीएम के लिए अस्पताल भेजा जा सका। गांव के ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति को टाइगर ने अपने कब्जे में लेकर घायल किया है। मैं इसके उपरांत तुरंत अपनी टीम को लेकर घटनास्थल पर रवाना हुआ, जहां ऊपर सा गांव का व्यक्ति था जिसका नाम रोहित था और इसकी उम्र लगभग 52 वर्ष थी। ये घास काटने के लिए आया था और उसी समय टाइगर बैठा हुआ था, तो टाइगर ने इस पर हमला कर दिया, जिसमें ये इसकी मृत्यु हो गई है। सबको अपने कब्जे में लिया और उसको राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है।
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा लगातार जारी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु देवभूमि में दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन मंगलौर बस अड्डा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। देवभूमि प्रवेश द्वार पर बने बस अड्डे पर यात्रियों की सुविधा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। रोजाना हजारों की संख्या में यात्री मंगलौर से सफर करते हैं। बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए कोई विश्राम कक्ष तक उपलब्ध नहीं है। यात्रियों के बैठने के लिए कोई बेंच तक उपलब्ध नहीं है। न ही इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए कोई इंतजाम किया गया है। पानी की समस्या से लेकर तमाम सुविधाओं का टोटा लगा हुआ है, जबकि रोडवेज बस स्टैंड के साथ साथ प्राइवेट गाड़ियों के इंतजाम में भी यात्री घंटों खड़े रहते हैं। विश्व प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा की अस्थियां विधि विधान से मां गंगा में विसर्जित की गईं। पंडित शिव कुमार शर्मा की अस्थियों को हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड में पूरे विधि विधान के साथ विसर्जित किया गया। इस दौरान पंडित शिव कुमार शर्मा के पुत्र रोहित और शिष्य राहुल अस्थि कलश लेकर पहुंचे। पंडित शिव कुमार शर्मा के कुल पुरोहित ने बताया कि पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन कराया गया। अपने पिता की अस्थियां लेकर आए राहुल शर्मा ने बताया कि उनके पिता ने संतूर को शास्त्रीय संगीत में नाम दिलाने का कार्य किया है। उनके बाद उनकी परंपरा को लगातार हमारे द्वारा चलाने का प्रयास किया जाएगा। हम सबके बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें आज भी सबसे जुड़ी हुई हैं। वो ना होकर भी हम सबके बीच में हैं। संतूर जो कश्मीर से आता है उसको उन्होंने शास्त्रीय संगीत में प्रचलित किया है और उसको इस किस्म का उसका स्टेटस जो दिया है। और मेरे वो गुरु भी थे और पापा भी थे, तो मेरे लिए एक बहुत ही दुख भरी कहानी शुरू हो गई है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो जो परंपरा थी वो आगे नहीं बढ़ेगी। वो परंपरा अभी आगे बढ़ने वाली है। बहुत लोग बजा रहे हैं और मैं भी दुनिया भर में बजा रहा हूँ। तो मैं आज यहाँ पर आकर यही सोचता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, स्वर्ग में स्थान मिले, और जहाँ पर भी वो हैं बहुत खुश हैं। राहुल जी जो आए हैं अपने पिताजी पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार जी की अस्थियां लेकर के, उनकी आज अस्थियों का अस्थि पर्व हमने राहुल जी के द्वारा करवाया है। और बाकी यह है कि भाई गंगा जी से यही प्रार्थना रहेगी कि शिव कुमार जी की आत्मा को शांति हो, सदगति हो, वैकुंठवास हो, और उनका आशीर्वाद अपने पुत्र राहुल जी पर हमेशा बना रहे, ताकि उन्हीं की तरह वो भी एक अच्छा नाम, अच्छा मुकाम अपने जीवन में हासिल कर सके और हम उन पर सभी गर्व महसूस करें। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।